मेंशन की उन विशाल और पथरीली दीवारों के भीतर अब हवा का मिजाज पूरी तरह बदल चुका था। वह भारीपन, जो कभी खौफ, चीखों और जिल्लत की गूंज से भरा रहता था, अब एक अनकही बेचैनी और मखमली खामोशी में तब्दील हो गया था। वीर, जो कभी अपनी एक दहाड़ से परिंदों के परों को भी जमा देता था, अब खुद अपने ही साए से कतराने लगा था। वह अन्वी के सामने आने से बचता, जैसे उसकी आंखों में छिपी उस मासूमियत का सामना करने की हिम्मत अब उस सदियों पुराने पत्थर में नहीं बची थी। अन्वी ने महसूस किया कि अब उसे सुबह की पहली किरण के लिए किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब भी वह सोकर उठती, उसके कमरे की आबनूस की मेज पर ताजे सफेद गुलाबों का एक गुलदस्ता सजा मिलता था। उन पंखुड़ियों पर जमी ओस की बूंदें ऐसी चमकती थीं जैसे वीर की आंखों से गिरे जमे हुए आंसू हों। वीर खुद कभी सामने नहीं आता था, पर उसकी मौजूदगी उस कमरे की हर ठंडी चीज में घुली हुई महसूस होती थी। एक दोपहर, जब सूरज की मध्यम रोशनी बादलों के पीछे लुका छिपी कर रही थी, अन्वी बगीचे की उस पथरीली पगडंडी पर टहल रही थी। उसका ध्यान दूर क्षितिज पर उमड़ते काले बादलों पर था, जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहे थे। अचानक काए जमे एक गीले पत्थर पर उसका पैर फिसला। अन्वी के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि एक बर्फीली लेकिन फौलाद जैसी मजबूत पकड़ ने उसे हवा में ही थाम लिया। वह वीर था। उसने अन्वी को अपनी मजबूत बाहों में इस तरह भर लिया था जैसे वह कोई कांच की नाजुक मूरत हो। दोनों के बीच का फासला एक पल में मिट गया था। अन्वी ने महसूस किया कि वीर की छाती से उठती वह बर्फीली ठंडक आज उसे जला नहीं रही थी, बल्कि उसके तपते हुए डर को शांत कर रही थी। वीर की पलकें झुकी हुई थीं, और उसके चेहरे पर एक गहरा, जानलेवा पछतावा साफ झलक रहा था। वीर की ठंडी सांसें अन्वी की गर्दन को छू रही थी, जिससे अन्वी के पूरे जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। वीर ने उसे धीरे से खड़ा किया और बिना उसकी आंखों में देखे, अपनी आवाज को जितना हो सके उतना धीमा रखते हुए कहा, सावधान रहा करो अन्वी। तुम्हारी एक खरोंच, तुम्हारी तकलीफ मेरे अंदर के इस श्राप को और भी ज्यादा जहरीला बना देती है। अन्वी वही पत्थर बनी खड़ी रह गई। वह सोच रही थी कि क्या ये वही वीर है जिसने कुछ दिन पहले उसे धूप में नंगे पैर तपाया था। क्या ये वही इंसान है जिसने उसे एक महंगा खिलौना कहा था। आज उसकी हर हरकत में एक मूक माफी छिपी थी। वह अपनी रुडनेस को अपने पछतावे की चादर से ढकने की कोशिश कर रहा था। रात के सन्नाटे में, जब पूरा मेंशन किसी गहरी समाधि में सोया हुआ लगता था, अन्वी के कदम फिर से उसी पुरानी लाइब्रेरी की ओर बढ़ गए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस बंद कमरे की धूल भरी हवा उसे पुकार रही हो। वह वहां पहुंची जहां उसने वीर का 100 साल पुराना राज देखा था। एक कोने में मखमली काले पर्दे से ढकी हुई एक विशाल पेंटिंग रखी थी। अन्वी ने कांपते हाथों से उस भारी पर्दे को एक तरफ सरकाया। वहां जो चेहरा उभरा, उसने अन्वी की सांसें ही रोक दी। पेंटिंग में खड़ी वह लड़की कोई और नहीं, बल्कि हूबहू अन्वी ही थी। वही काजल लगी गहरी आंखें, वही उलझी हुई रेशमी जुल्फें और गले के पास वही छोटा सा तिल। अन्वी को ऐसा लगा जैसे वह किसी आईने के सामने खड़ी हो, जो 100 साल पहले का अक्स दिखा रहा हो। वह आर्या है। पीछे से एक गूंजती हुई, सर्द आवाज आई। अन्वी झटके से मुड़ी। वीर अंधेरे के एक साए की तरह कोने में खड़ा था। उसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। 100 साल पहले मैं ऐसा पत्थर नहीं था अन्वी। मेरी भी एक दुनिया थी, एक धड़कता हुआ दिल था, और उस दिल की हर धड़कन, हर सांस सिर्फ आर्या के लिए थी। वीर धीरे धीरे अन्वी के करीब आया। कमरे का तापमान गिर रहा था, पर अन्वी पीछे नहीं हटी। वीर ने उस पेंटिंग पर अपना हाथ रखा, और जहां उसकी उंगलियों ने छुआ, वहां बर्फ की एक महीन परत जम गई। आर्या मेरी ताकत थी,
और वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। हमने सोचा था कि हम समय को हरा देंगे, पर हम नहीं जानते थे कि समय हमारे खून का प्यासा है। मैंने तुम्हें जलील किया अन्वी, क्योंकि मैं डरता था। मैं तुम्हारी सूरत में आर्या को देख रहा था और मुझे लग रहा था कि कुदरत फिर से मेरा मजाक उड़ा रही है। वीर की आवाज में एक अजीब सी लचक थी, जैसे कोई सदियों पुराना बांध टूटने वाला हो। मैंने तुम्हें सजा दी ताकि तुम मुझसे नफरत करो और यहाँ से भाग जाओ, ताकि तुम आर्या की तरह मेरी बाहों में पत्थर न बनो। अन्वी को याद आया कि कल रात जब उसे प्यास लगी थी, उसने वीर को डाइनिंग हॉल में अकेले बैठे देखा था। वह शराब नहीं पी रहा था, बल्कि उस कुर्सी को सहला रहा था जिस पर अन्वी बैठा करती थी। उसके चेहरे पर जो शर्मिंदगी थी, वह किसी भी सजा से बड़ी थी। वह अपनी ही परछाई से नजरें चुरा रहा था। सुबह सुबह बगीचे में टहलते वक्त अन्वी ने देखा कि वीर खुद अपने हाथों से कांटों वाली झाड़ियों को हटा रहा था ताकि अन्वी के पैरों में मोच न आए। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह काम किया। उसके हाथों से नीला खून रिस रहा था, पर वह थका नहीं। वह अन्वी के लिए एक सुरक्षित रास्ता बना रहा था। लाइब्रेरी में सफाई करते हुए अन्वी ने देखा कि वीर ने उसकी फटी हुई डायरी को बहुत ही करीने से सिल्क के धागों से सिल दिया था। उस डायरी के हर पन्ने पर वीर की उंगलियों की ठंडी छाप थी, पर साथ ही एक ऐसी कोमलता भी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जब भी अन्वी सीढ़ियों से उतरती, उसे महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे चल रही है ताकि वह गिर न जाए। वीर ने अपने श्राप को एक ढाल की तरह अन्वी के चारों ओर फैला दिया था। वह उसे छू नहीं सकता था, पर उसे टूटने भी नहीं दे सकता था। अन्वी का मन दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा उसे उसकी पुरानी जिल्लत की याद दिलाता था, और दूसरा हिस्सा वीर की इस खामोश तड़प को देखकर पिघल रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इस बर्फीले दरिंदे से नफरत करे या उस शापित प्रेमी पर तरस खाए। वीर अब अन्वी से नजरें नहीं मिला पाता था। जब भी उनकी आंखें मिलती, वीर फौरन अपनी नजरें झुका लेता। वह एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा था। उसके लिए अन्वी की खामोशी सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। एक शाम जब तेज बारिश हुई, अन्वी भीगने लगी थी। वीर ने अपनी शक्तियों से उसके ऊपर एक बर्फ की छत बना दी, पर खुद बारिश में खड़ा रहा। उसने उसे छुआ नहीं, बस दूर से ही उसे भीगने से बचा लिया। उसकी आंखों में एक समर्पण था। वीर ने अन्वी के लिए शहर से बेहतरीन रेशमी लिबास मंगवाए थे, पर उसने उन्हें खुद नहीं दिया। उसने उन्हें एक नौकर के हाथों भिजवाया ताकि अन्वी को यह न लगे कि वह उसे फिर से खरीदना चाहता है। वह अब उसे एक इंसान की तरह सम्मान दे रहा था। रात के आखिरी पहर में वीर अन्वी के कमरे के बाहर पहरा देता था। वह सोता नहीं था, क्योंकि उसके लिए नींद का मतलब था आर्या की मौत के सपने। वह बस खड़ा रहता, अन्वी की सांसों की आहट सुनता, जो उसके बर्फीले वजूद के लिए एकमात्र संगीत था। वीर लाइब्रेरी के उस अंधेरे कोने में खड़ा था जहां धूल के कण चांदनी में नाच रहे थे। उसने अन्वी की आंखों में देखा और उसे लगा जैसे 100 साल का सफर एक पल में सिमट गया हो। शुरुआत प्यार से नहीं, अन्वी। शुरुआत एक ऐसी आग से हुई थी जिसने हम सबको राख कर दिया। 1920 की वो बरसात वाली शाम, मैं रियासत के काम से लौट रहा था जब मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। घने जंगलों के बीच एक छोटी सी कुटिया से एक लड़की बाहर आई। उसके हाथ में लालटेन थी और आंखों में पूरे ब्रह्मांड की चमक। वो आर्या थी। आर्या कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह प्रकृति की बेटी थी। उसे मालूम था कि मैं ठाकुर खानदान का वारिस हूँ, फिर भी उसने मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं उसका बरसों पुराना मीत दोस्त हूँ।
उस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि सत्ता और दौलत के बाहर भी एक दुनिया है। हमारा प्यार उस समय के समाज की बंदिशों के खिलाफ था। मैं महल की चारदीवारी फांदकर आधी रात को उससे मिलने जाता। हम नदी के किनारे बैठते, जहां वो मुझे सितारों की कहानियां सुनाती और मैं उसे अपने लोनलीनेस की दास्तान। एक बार आर्या ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, वीर, तुम्हारी हथेलियां इतनी ठंडी क्यों हैं? जैसे कोई बर्फ जम रही हो। मुझे क्या पता था कि वो मजाक एक दिन हकीकत बन जाएगा। उस रात हमने एक दूसरे को जीने मरने का वादा किया था। मेरे भाई लुसियन का दिल कभी साफ नहीं था। वह हमेशा से मुझसे आगे निकलना चाहता था। उसे रियासत नहीं चाहिए थी, उसे वो शक्ति चाहिए थी जिससे वो खुदा बन सके। और इसी तलाश में उसकी मुलाकात माया से हुई। माया एक रहस्यमयी तांत्रिक थी, जिसकी सुंदरता और शक्तियां दोनों ही बेमिसाल थीं। लुसियन ने उसे देखा और तय कर लिया कि वह उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। उसने माया को अपने प्रेम के जाल में फंसाना शुरू किया। लुसियन ने माया से झूठा प्यार किया। उसने रातों रात उसके साथ वक्त गुजारा, उसे अपनी वफादारी के झूठे सपने दिखाए। माया, जो अपनी शक्तियों से दुनिया जीत सकती थी, लुसियन की मीठी बातों में आकर अपना दिल हार बैठी। माया के पास एक प्राचीन रत्नमणि थी, जिसमें अजय शक्तियां थीं। लुसियन ने माया से कहा कि वह उस मणि की मदद से अपनी रियासत को महान बनाएगा। माया ने प्यार में अंधे होकर अपनी वो जादुई शक्ति लुसियन के हवाले कर दी। जैसे ही शक्ति लुसियन के हाथ लगी, उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसने माया को भरे दरबार में बेइज्जत किया और उसे एक डायन कहकर महल से निकालने का हुक्म दे दिया। लुसियन ने अपनी जीत का जश्न मनाया, पर वह भूल गया कि घायल नागिन और टूटे दिल वाली जादूगरनी से खतरनाक कुछ नहीं होता। माया लहूलुहान होकर महल के बीचों बीच खड़ी हुई। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने अपनी बची कुची शक्तियों को इकट्ठा किया और एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे आसमान काला पड़ गया। लुसियन, तुमने प्यार का अपमान किया है, अब तुम प्यार के लिए ही तरसोगे। माया ने चिल्लाकर कहा, जिसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो, वीर, उसे मैं अमर करूंगी, पर वो एक बर्फीली लाश बनकर जिएगा। और तुम, लुसियन, तुम सायों के राजा बनोगे, सूरज की एक किरण भी तुम्हें जला देगी। तुम दोनों भाई एक दूसरे की तड़प का कारण बनोगे। महल में कोहरा छा गया। मैं आर्या के साथ खड़ा था जब मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों से बर्फ जमनी शुरू हो गई है। मेरा गर्म खून धीरे धीरे नीला और ठंडा पड़ने लगा। आर्या ने मुझे पकड़ लिया, पर मेरी ठंडक ने उसके कोमल हाथों को जला दिया। मैं फर्श पर गिर पड़ा। मेरी सांसें जम रही थीं। आर्या मेरे ऊपर झुक गई। वह अपनी गर्माहट मुझे दे रही थी। वीर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, पर श्राप इतना शक्तिशाली था कि मेरी पूरी दुनिया सफेद पड़ गई। दूसरी ओर लुसियन की चीखें पूरे महल में गूंज रही थीं। उसका शरीर काला पड़ने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं। वह धूप की एक किरण पड़ते ही जलने लगा। वह समझ गया कि उसने अपनी हवस में हम सबका अंत कर दिया है। आर्या ने हार नहीं मानी। वह मुझे महल के तहखाने में ले गई। वहां उसने हफ्तों मेरी सेवा की। वह अपने होठों से मेरे बर्फीले माथे को चूमती, इस उम्मीद में कि शायद प्यार की तपिश इस जादुई बर्फ को पिघला दे। एक रात, जब बर्फ थोड़ी कम हुई, मैंने आर्या को अपने करीब खींचा। हम जानते थे कि हमारे पास समय कम है। उस ठंडे तहखाने में हमारी सांसें एक दूसरे में सिमट गईं। वीर और आर्या का वो मिलन किसी पवित्र प्रार्थना जैसा था। आर्या ने मेरे सीने पर सर रखा और कहा, वीर, अगर इस जन्म में मैं तुम्हारी बर्फ नहीं पिघला पाई, तो मैं वापस आऊंगी।
मैं सूरज की पहली किरण बनकर आऊंगी और तुम्हें इस कैद से आजाद करूंगी। वीर की कहानी सुनते सुनते अन्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो खुद उस तहखाने में खड़ी हो, जैसे वो आर्या के उस दर्द को अपनी रगों में महसूस कर रही हो। वीर अन्वी के करीब आया। उसने उसे छुआ नहीं, पर उसका हाथ अन्वी के गाल के करीब हवा में ही रुक गया। वही महक, वही एहसास। आर्या, तुम लौट आए हो, पर श्राप अब भी वही है। तो मैं आर्या हूँ, अन्वी ने कांपती आवाज में पूछा। वीर ने सिर झुकाया। तुम्हारे गले का वो तिल, तुम्हारी आंखों की वो चमक, ये सब माया के श्राप के खिलाफ कुदरत की एक साजिश है। तुम मेरा मुक्ति मार्ग हो। वीर ने खिड़की की ओर देखा। लुसियन को भी ये पता चल गया है। वह माया के उस अधूरे श्राप को पूरा करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर उसने तुम्हें हासिल कर लिया, तो वह फिर से इंसान बन पाएगा और मैं हमेशा के लिए पत्थर बन जाऊंगा। वीर अब अन्वी के लिए पागल हो रहा था। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, पर उसे अन्वी के खोने का डर खाए जा रहा था। वह रात भर अन्वी के कमरे के बाहर बैठा रहता, अपनी शक्तियों से एक सुरक्षा घेरा बनाता। एक रात अन्वी को नींद नहीं आ रही थी। वह बाहर बालकनी में आए जहां वीर खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी। अन्वी ने बिना डरे वीर का हाथ पकड़ लिया। वीर चौंक गया। जैसे ही अन्वी ने वीर को छुआ, वीर के शरीर की नीली नसें चमकने लगी। पर इस बार वीर को दर्द नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई ठंडी नदी मरुस्थल में बह रही हो। अन्वी ने अपना सिर वीर के कंधे पर रख दिया। वीर ने अपनी आंखें मूंद ली। सदियों बाद उसे कोई शांति महसूस हो रही थी। उसने अन्वी की कमर के चारों ओर अपना हाथ डाला। अन्वी, तुम्हें मुझसे दूर चले जाना चाहिए। लुसियन बहुत खतरनाक है। मैं भाग चुकी हूँ वीर, और मैं हार चुकी हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर किस्मत हमें दोबारा यहाँ लाए है, तो कोई तो वजह होगी। अचानक मेंशन के चारों ओर हजारों काले साए मंडराने लगे। लुसियन की आवाज हवा में गूंजी, एक ऐसी आवाज जो सीधे कानों में नहीं, बल्कि रूह में चुभती थी। वीर, प्यार का तमाशा बहुत हुआ। अब हकीकत का सामना करो। लुसियन अकेला नहीं था। उसने अपनी काली शक्तियों से माया की उस भटकती रूह को जागृत कर दिया था। पूरा मेंशन कांपने लगा। खिड़कियों के कांच टूटने लगे। तारांकन वीर का मॉन्स्टर रूप। लुसियन को अपनी ओर बढ़ते देख वीर का सब्र टूट गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसके हाथों से बर्फ की बड़ी बड़ी तलवारें निकल आईं। वह एक आइस बीस्ट में बदलने लगा। वीर, नहीं, खुद को मत खो। अन्वी चिल्लाए। वह जानती थी कि अगर वीर ने अपना आपा खोया, तो वह हमेशा के लिए एक बेजान राक्षस बन जाएगा। लुसियन ने अंधेरे की एक बिजली अन्वी की तरफ छोड़ी। वीर ने बीच में आकर उस वार को अपने सीने पर ले लिया। वीर का नीला खून फर्श पर बिखर गया। वीर को गिरते देख अन्वी के अंदर कुछ जागा। उसके हाथ से एक सुनहरी रोशनी निकली जिसने लुसियन के अंधेरे को एक पल में चीर दिया। यह आर्या की वो प्राचीन शक्ति थी जो अब जागृत हो रही थी। लुसियन पीछे हट गया। तो आर्या की शक्तियां अब भी जिंदा हैं। दिलचस्प। वह मुस्कुराया और वापस सायों में विलीन हो गया। ये तो बस ट्रेलर था वीर, असली फिल्म तो अभी बाकी है। वीर बेहोश होकर गिरने लगा। अन्वी ने उसे संभाला। वीर का शरीर अब और भी ठंडा पड़ रहा था। उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अन्वी को अपनी ऊर्जा वीर को देनी थी। अन्वी ने वीर को फर्श पर लिटाया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। यह कोई वासना नहीं थी, ये जीवन देने का एक प्रयास था। अन्वी की सांसों की गर्मी वीर के बर्फीले फेफड़ों में उतरने लगी। जैसे जैसे वीर होश में आ रहा था, अन्वी का शरीर हल्का हल्का नीला पड़ने लगा। श्राप अपना काम कर रहा था। वीर की मुक्ति, अन्वी की मौत।
वीर ने आंखें खोली और अन्वी की हालत देखी। उसने तुरंत उसे खुद से दूर किया। नहीं अन्वी, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना, मेरी आजादी तुम्हारी जान ले लेगी। अन्वी ने कमजोर आवाज में कहा, 100 साल पहले भी आपने यही कहा होगा। पर प्यार सौदा नहीं करता वीर। क्या अन्वी के रूप में लौटी आर्या का प्यार वीर की सदियों पुरानी बर्फ को पिघला पाएगा, या माया का श्राप एक बार फिर इस अधूरी प्रेम कहानी को मौत की नींद सुला देगा?